Hello everyone, students. In the previous lecture of the chapter solid state, you know that we have gone through the different types of defects, especially point defect, जिसमें हमने देखा था various types of stoichiometric defect. बाद में हमने देखा था various types of imperative defect also. And the third one is now we have to see today, वो है non stoichiometric defect. Now this defect arises when the ratio of number of atoms of one kind to that of number of atoms of other kind, or we can say the ratio of number of cations to the number of anions are different than the original chemical formula, then we can say that there is existence of this kind of a defect known as a non stoichiometric defect. ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, the stoichiometry of the compound of the crystal will change. So here stoichiometry of the compound, or we can say here the crystal will change. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है एक चीज को, अगर प्रोड्यूस होता है ये डिफेक्ट फिर भी देयर इज अ नो चेंज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नॉट चेंज. ठीक है, देन हमें जानना होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. जिसमें से जो पहला वाला है ये है मेटल deficiency defect, and the second one is nothing but known as metal excess defect. So these two are the main types of non stoichiometric defect. पहला वाला जो है, चलिए जानते हैं अभी इसके बारे में. The first one now we have to see, that is known as metal deficiency defect. As the defect name indicates, यहाँ पे क्या होगा, there is a deficiency of the metal. मतलब क्या होगा, number of cations और number of anions जो कि होने चाहिए थे equal, ये यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे number of cations का जो नंबर है, I mean उसका नंबर, ये यहाँ पे कम होगा. So we can say here there is a less number of cation than the total number of anions. So in short we can say it is nothing but the metal deficiency defect. So we can say here, yes, number of cations are less than number of anions. ये जो डिफेक्ट है ये दरअसल उन्हीं क्रिस्टल्स में होगा जिनमें क्या होगा, देयर इज, I mean that metal shows variable oxidation state. So this defect arises in case of metals which show variable oxidation state. ठीक है,
तो दरअसल ये इन्हीं मेटल्स में पाया जाएगा. सो वी कैन से द ट्रांजिशन मेटल जितने भी हैं आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स में ये पाया जाएगा इस टाइप का डिफेक्ट. दिस थिंग वी हैव टू नो. सो एक एग्जांपल हम यहां पे लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से. सो सपोज देयर इज अ क्रिस्टल ऑफ NiO जहां पे चार्ज होगा Ni का +2 एंड द चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज नथिंग बट -2 हियर. सो इफ यू सी प्रॉपरली आपको पता होगा सपोज दिस इज नथिंग बट द क्रिस्टल. तो साइज ऑफ द कैटायन होता है स्मॉलर, एनायन का होगा बिगर. देन अगेन वी हैव टू रिपीट दिस पैटर्न. इसको हम यहां तक ही लेते चलिए. Yes, now you can see here. Remember one thing, size of anion will be larger as compared to the size of the cation. तो चलिए यहाँ पे है Ni2 plus, O2 minus, again Ni2 plus, O2 minus. In the same way we have to repeat here everywhere O2 minus. यहाँ पे आएगा O2 माइनस और फिर वापस यहाँ पे आएगा Ni2 प्लस. अगेन हियर विल बी O2 माइनस. चलिए पहले हम इसको करते हैं कंप्लीट O2 माइनस को. O2 माइनस, ठीक है. अभी जितने भी रिमेनिंग आपको दिख रहे हैं छोटे एटम्स, आई मीन सॉरी यहाँ पे होना चाहिए Ni2 प्लस. आए हैं यहाँ पे Ni2 प्लस, Ni2 plus, Ni2 plus everywhere you have to write. Now see क्या होता है इसमें. ठीक है. In this case one of the cation, and I will say here, देखिए यहाँ का ये जो कैटायन है यहाँ से मिस हो गया. जैसे ही यहाँ पे ये जो कैटायन है ये मिस हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वैकेंसी ऑफ कैटायन. ओके. लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कोई भी क्रिस्टल जो होता है इट विल ऑलवेज मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. तो यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है उसकी वजह से नंबर ऑफ कैटायंस एंड द नंबर ऑफ एनायंस विल नॉट बी इक्वल ऑब्वियसली. लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 2 प्लस चार्जेस भी यहाँ पे कम हुए हैं. तो ऐसे में देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ का निकेल ये चला जाएगा इसके हायर स्टेट में. आई मीन इट विल शो हियर Ni3 प्लस. ठीक है. ये मतलब यही नहीं, एनी ऑफ द आयन कैटायन इट विल चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द लोअर टू द हायर. तो एक यहां से आया और दूसरा चलिए हम यहां से निकालते हैं. तो इधर ये है देखिए फॉर्म हुआ Ni3 प्लस. थोड़ा सा बड़ा दिखाया मैंने साइज को, लेकिन आप समझ लीजिए जो पॉइंट क्या है इसमें. ओके. सो यू कैन सी नाउ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 2 Ni3 प्लस. मींस वी कैन राइट हियर एक कैटायन यहां पे मिस हुआ है तो इधर प्रोड्यूस हुआ कैटायन का वैकेंसी. बट टू बैलेंस द चार्जेस 2 of the cations they have taken the higher oxidation state. So such a kind of a defect we can see in case of NiO, as well as the same kind of a defect you can also see in case of FeO. यहाँ पे Fe2 plus हो जाएगा, O2 minus हो जाएगा यहाँ पे. So in this case we can write like this. ठीक है. तो the thing is here generally from the lattice, crystal lattice, one of the cation it will leave the crystal, and to balance the charges 2 other cations they will show higher oxidation state, so that the overall
crystal should be neutral. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, ये सिर्फ वही दिखाएंगे जो कि दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर. तो देखिए, इन केस ऑफ जिंक ऑक्साइड में ये पॉसिबल नहीं होगा डिफेक्ट, क्योंकि यहां पे जो जिंक एटम है इट विल नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट्स व्हाई. सो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स वी हैव टू राइट इट. I will write point number 3 here. In some crystal, cations, metal cation is missing from its lattice side, and to balance the charges, two of metal cations of the same metal will show higher oxidation states. So such a kind of a defect is known as a metal deficiency defect. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम मैच करेंगे नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस को, तो नंबर ऑफ कैटायंस they will be less in number than number of anions. This thing we have to remember. That's why this kind of a defect is known as a metal deficiency defect. Okay, note down these things properly in your notebook. देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना होगा, यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा स्टोइकोमेट्री, तो फॉर्मूला बनेगा निकेल का, निकेल Na, yes, it is equal to it's a 0.97 and O will be 1. Then this will be the formula we can say. अगर आप देखोगे तो Na1 and O होना चाहिए था केमिकल फॉर्मूला of this compound. But because of this the defect, we can say here Na is having only 0.97. So this is nothing but the non-stoichiometry here. यहाँ पे क्या है, ये है non-stoichiometry. Actually we can also calculate the percentage of Ni2 plus and Ni3 plus in this compound. So अगर हमें पूछा गया percentage of Ni2 plus and Ni3 plus, तो देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको. that nickel is present here and it is equal to 0.97. यहाँ पे हम पकड़ते चलते हैं इसको. यहाँ पे प्रेजेंट है Ni2 plus V as well as Ni3 plus. Let the X atoms of Ni2 plus are present, I mean X number of Ni2 plus. तो यहाँ पे जो भी रहेगा कॉम्पोजिशन वो क्या आएगा, यस अगर ये हम लोग पकड़ चलते हैं कि Ni2 प्लस अगर है X, तो Ni3 प्लस का जो रहेगा कॉम्पोजिशन ये आएगा 0.97 माइनस X, क्योंकि देखिए Na का है 0.97, तो X पार्ट अगर है Ni2 प्लस का, तो रिमेनिंग पार्ट किसका होगा, वो होगा Ni3 प्लस का. दैट्स वाई हमने 0.97 में से X को निकाल दिया है. ठीक है, तो दैट ये जो दिया है हमें फॉर्मूला, चलिए हम निकालते हैं क्या आएगा X का वैल्यू. वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आल्सो. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आएगा 2. देखिए जो है इसका चार्ज वो है +2 इंटू X देन +3, आई मीन 3 इन ब्रैकेट आएगा 0.97 माइनस X. अगर आपको पता है कि द स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2,
सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हैं, 1 है, एंड देन वी कैन राइट हियर -2 इन ब्रैकेट। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है इसका आएगा 0 एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे आएगा 2x, ये जो है मल्टीप्लिकेशन, ये मेरे ख्याल से आना चाहिए 2.91 आ रहा है, -3x -2 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट हियर, देखिए -3x एंड प्लस 2x यहाँ पे हो जाएगा -x, 2.91 -2 तो यहाँ पे आएगा प्लस यस 0.91। सो x इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर 0.91, ये है x का वैल्यू। सो वी कैन राइट हियर परसेंटेज ऑफ Ni2 प्लस इज इक्वल टू 0.91 डिवाइड बाय है टोटल कितना है इसका 0.97 इंटू 100। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से ये वैल्यू आना चाहिए 93.8% is approximately. You can check this value also. So in this way we can find out the percentage composition of Ni2 plus also and Ni3 plus. जो भी remaining होगा obviously वो किसका होगा, वो होगा Ni3 plus का। So by this method we can find out the composition of any of the ion from the crystal. वैसे तो पहले यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, ये है 2 is nothing but oxidation number here, यहाँ पे 3 तो -2 बार होना चाहिए, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। तो -2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ एटम जो है ऑक्सीजन के वो 1 ही है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख लेना कैसे लिखने का है आपको प्रॉपरली। सेकेंड टाइप इसमें जो है वो है मेटल एक्सेस टाइप ऑफ अ डिफेक्ट। Obviously as the name suggests here there will be more number of cations or we can say here neutral atom, तो इसको हम लोग बोलेंगे metal excess defect, ठीक है। ये आता है दो टाइप्स में। The first one is a neutral atom or an extra positive ion occupies in the interstitial sites। वो क्या होता है, I told you these sites are called as the interstitial sites। तो इसमें क्या आ जाएगा, there is the presence of neutral atom or we can say here extra positive ion or we can say cation, they will appear in the interstitial site। दूसरा जो है ये है आएगा इसमें, वो होता है by anion vacancies, जिसको हम लोग बोलते हैं F center also। F center is also known as a color center। इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट वाला टाइप अपना, वो है यस अ न्यूट्रल एटम का एग्जाम्पल। एक्चुअली जिंक ऑक्साइड का जो होता है क्रिस्टल, ये दोनों टाइप दिखाएगा। नाउ सी द फर्स्ट वन एग्जांपल ओवर हियर, यहाँ पे क्या दिया है Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस, ओके। सो दे आर गिवन, सो देयर इज अ परफेक्ट ऑर्डर। बट नाउ यू कैन सी हियर क्या दिख रहा है यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में कौन आया है, अ न्यूट्रल जिंक एटम। अ न्यूट्रल जिंक एटम is get occupied where in the interstitial site। तो ये आएगा, इसमें न्यूट्रल एटम है आया हुआ, तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट टाइप अ न्यूट्रल एटम वाला, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और भी दिखाता है एक डिफेक्ट जिसमें क्या होगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। देखिए इसके लिए जिंक ऑक्साइड को हिट करना होगा। जिंक ऑक्साइड जो होता है प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट, जिंक ऑक्साइड को हिट करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे Zn2 प्लस का आयन मिलेगा, प्लस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यस ऑक्सीजन ऑल्सो। सो आई विल राइट हियर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा O2। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे O2 फॉर्म हो जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में होता है, निकल जाएगा, ठीक है। अभी Zn2 प्लस तो यहाँ पे हुआ है डिसोशिएट, एंड नाउ देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ यस वी कैन से
प्रेजेंस ऑफ हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जिंक जो है +2 के फॉर्म में आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस भी करेगा, ठीक है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, Zn2 प्लस O2 माइनस, अगेन Zn2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस Zn2 प्लस, O2 माइनस Zn2 प्लस, again there will be Zn2 plus and O2 minus, Zn2 plus O2 minus. In this way we have tried continuously. यहाँ पे आएगा Zn2 plus. आपको तो पता है these sides are, which now I will draw, are known as interstitial sites. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिंक ऑक्साइड को हीट करने के बाद जो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, ये तो निकल जाएगा, लेकिन जो है ये Zn2 प्लस आयन, दिस Zn2 प्लस आयन इट इज गेट ट्रैप्ड हियर इन द इंटरस्टिशियल साइड. सो नाउ यू कैन सी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हियर Zn2 प्लस, और वी कैन से हियर एक्स्ट्रा Zn2 plus is occupied in the interstitial site. तो यहाँ पे Zn2 plus ऑक्यूपाई हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे Zn2 plus ऑक्यूपाई होगा तो जो भी है न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल ये हो जाएगी डिस्टर्ब. लेकिन जो ये होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं होने देंगे. दिस इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी प्रेजेंट हियर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा आएगा यहाँ पर. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट हियर. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, they will be present in the neighboring interstitial sites of that Zn2 plus ions. देखिए जैसे ही जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हम लोग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर इज तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. द एनर्जी which will come from the heating process, that energy will be absorbed by the electron. तो इलेक्ट्रॉन मालूम है भैया क्या करेंगे, वो हो जाएंगे एक्साइट. You know that when the electron is get or absorbs energy, it will jump from the lower energy level to the higher energy level, so that electron it will get excited, and वापस जब वो आएगा अपने ग्राउंड स्टेट में, एट दैट टाइम दैट इलेक्ट्रॉन इट विल इमिट द एनर्जी. सो दैट इलेक्ट्रॉन इट विल इमिट द एनर्जी इन द ऑफ द प्रॉपर वेवलेंथ जो भी होगा विजिबल रेंज में. तो यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हिट करने के बाद वो हो जाता है येलो कलर का. इट इज शोइंग द येलो कलर बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स emits yellow color. ठीक है. सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हीट से जो भी एनर्जी मिलेगी इसको एब्जॉर्ब करेगा, देन इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट एंड व्हेन इट विल, जैसे ही वो आ जाएगा इस स्टेट में, लेकिन वहां से वापस जब भी आएगा वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा. और अक्सर देखा गया है कि जिंक ऑक्साइड होता है येलो कलर. सो दिस इलेक्ट्रॉन इट विल इमिट द येलो कलर आफ्टर हीटिंग. So that is the reason, यही क्वेश्चन आपको आता रहता है हमेशा कि why zinc oxide crystal it is showing yellow color after heating, and when cool it is again become white or colorless we can say here. ठीक है. तो ये होता है यहाँ पे. तो in this way you have to note down these things. तो Zn2 plus का यहाँ पे रोल रहेगा, इट इज गेट ऑक्यूपाइड हियर. वापस आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ कैटायंस यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे. अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और ये है 9th वन. 9th यहाँ पे है Zn2 प्लस के आयंस और 8 ही है O2 माइनस के आयंस. तो एक तरफ से यहाँ अगर
यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज अ मोर नंबर ऑफ कैटायंस, दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, so note down these things properly and remember these sites are known as the interstitial sites। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, Zn2+ का जो भी चार्ज है इसको बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, और वापस आप देख सकते हो कि एक बार क्रिस्टल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं, ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तो इससे कोई चार्ज बढ़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज बढ़ा था ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने इसको कर दिया है कंपेंसेट। ठीक है, सो नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक। दो चीजें यहाँ पे आप जरूर मेंशन करना। देखिए पहली बात तो ये है, अगर आप देखोगे ये डिफेक्ट जो है इट इज सिमिलर विद द फ्रैंकल डिफेक्ट। सो दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जो कैटायन जो है इट विल गेट ऑक्यूपाइड इन द इंटरस्टिशियल साइड, सो सेम इट विल हैपन हियर। तो जो भी क्रिस्टल दिखाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, वो ये भी डिफेक्ट यहां पे दिखाते हैं। सेकेंड थिंग, द स्टोइकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल विल चेंज टू, क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जिंक यहाँ पे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 + x एंड O यहाँ पे हो जाएगा जस्ट 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए x मतलब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे एक ऑक्यूपाई हुआ है। सो इन द बोथ दिस केसेस द फॉर्मूला विल बी सेम। Zn यहाँ पे आएगा 1 + x, x इज नथिंग बट हियर एक्स्ट्रा एटम्स, जो भी यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो कैटायन है, इसीलिए तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाएगा स्टोइकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। एंड वन मोर थिंग, this thing you have to remember, when the zinc oxide crystal it is heated it becomes yellow color। तो आपको बताना यह है कि when the zinc oxide crystal is heated it liberates oxygen gas, at the same time forms Zn2+ ion and the 2 electrons also। Zn2+ ion is get trapped in the interstitial site and that electrons they will also occupy the neighboring sites। okay, electrons they will go to the, they will absorb the energy from the heating, they will go to the excited state here, and then when they will come to the ground state it will emit the yellow color। that's why we can see we can say that why zinc oxide crystal is having the yellow color। ठीक है, note down these things properly। अभी देखते हैं हम लोग what is the Frankel defect, sorry what is the epicenter। now the next type of defect, मतलब उसी का जो पार्ट है वो है epicenter, और ये प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द आयनाइन वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे जो F है, द F केम फ्रॉम द जर्मन वर्ड हियर, इसका नाम है फारबेंजिंटर। इट्स अ जर्मन वर्ड, इसका मीनिंग होता है कलर। सो F वहां से आया है, फ्रॉम द वर्ड फारबेंजिंटर। दिस defect imparts color to the crystal। ठीक है, सी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हीट किया, अब लेट हियर when for example when sodium chloride crystal is heated in the vapors of sodium। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है NaCl के क्रिस्टल को। अगर हमने इस क्रिस्टल को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो यहाँ पे क्या है, ये है इधर सोडियम का वेपर। इसको इस वेपर्स में अगर हमने NaCl के क्रिस्टल को हीट किया तो क्या होगा, तो
देखिए NaCl, जैसे ही हम NaCl के क्रिस्टल को हिट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, तो क्या हो जाएगा, यू नो द Cl माइनस आयन जो है यहां से निकल जाएगा एंड इट विल डिफ्यूज एट द सरफेस। तो ये जो Cl माइनस यहाँ पे है, दैट Cl माइनस इट विल रिएक्ट विद द सोडियम वेपर। सो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, सोडियम, ये कहां से आया सोडियम, फ्रॉम द सोडियम वेपर, इट विल कंबाइन विद द Cl माइनस, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे इस क्रिस्टल को हिट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ Cl माइनस आयन जो है ये निकल जाएगा, इट विल गेट डिफ्यूज ऑन द सरफेस ऑफ द NaCl, जहां पे वो रिएक्ट करेगा विद सोडियम और आपको यहां पे मिलेगा NaCl, ठीक है। एट द सेम टाइम सोडियम जो है यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Cl माइनस तो यहां से निकल जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई नाउ दिस साइड इट विल बिकम वैकेंट। तो ऐसे में इस साइड को ऑक्यूपाई करेगा ये इलेक्ट्रॉन। सो नाउ यू कैन सी ये है इलेक्ट्रॉन एंड नाउ इलेक्ट्रॉन हैव ऑक्यूपाइड द साइड ऑफ दैट आयन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आयन की प्रोड्यूस हुई थी वैकेंसी, आयन यहां से निकल गया है। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, electron it will occupy the position of the anion, that's why I have written here by anion vacancy। तो इधर ये जो है anion निकल गया यहां से, इस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, लेकिन जैसे ही हम इसको हिट करेंगे, as I told you, electron will absorb energy and it will go to the excited state। फिर वो वहां से कुछ एनर्जी लेकर आएगा और जब वो आएगा अपने ग्राउंड स्टेट में तो क्या करेगा, वो किसी कलर को इमिट करेगा। इन केस ऑफ NaCl इट विल इमिट हियर येलो कलर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सेंटर और वी कैन कॉल इट एज अ कलर सेंटर। ये है यहाँ का एब्सेंटर और वी कैन से हियर एज अ कलर सेंटर, ठीक है। तो एब सेंटर हम लोग इसी को बोलते हैं। सो सोडियम आया फ्रॉम द वेपर्स, Cl माइनस यहां से निकल के गया था, डिफ्यूज हुआ था सरफेस के ऊपर, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई। इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था ये कहां पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ द एनायन और इधर प्रोड्यूस हो जाएगा वैकेंसी। एंड जिसको मतलब आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, कलर्ड इमिट करेगा और वो रहेगा येलो। अदर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये है LiCl। इन द LiCl यू नो क्रिस्टल, अगर हमने इस LiCl क्रिस्टल को हीट किया, इमेजिन कीजिए कि LiCl के क्रिस्टल को अगर हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो Li ये आएगा फ्रॉम वेपर्स, कंबाइन होगा Cl माइनस से, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा LiCl। एट द सेम टाइम Li इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो ये नहीं, कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा एंड नाउ द इलेक्ट्रॉन it will occupy the position of that anion Cl minus. This electron again on heating absorbs energy, it will go to the excited state and when it will come to the ground state it will emit the pink color। That's why here LiCl का जो क्रिस्टल होगा ये आपको दिखाई देगा पिंक कलर का। इन द सेम मैनर अगर आपने यहाँ पे किया KCl के क्रिस्टल को अगर आपने यहाँ पे हीट किया तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन होगा K प्लस यस Cl माइनस प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे KCl एंड इलेक्ट्रॉन जो है, तो इन केस ऑफ KCl क्रिस्टल व्हेन KCl इज हीटेड इन द vapors of potassium we are getting here violet color or we can say here magenta color crystal।
तो इस तरीके से डिफरेंट क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट कलर इमिट करेंगे एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एब्सेंटर्स. द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इट डिपेंड्स ऑन द एब्सेंटर्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन it absorbs energy, goes to the higher state, goes to the, I told you, excited state, and then when it comes again to the ground state it emits energy. तो ये ही हम इसके बारे में लिखेंगे. तो अगर आप देखोगे तो ये डिफेक्ट जो है it is somewhat just like the Schottky defect. Schottky, ठीक है. तो ये जो है Schottky defect, you know that जितने भी crystals यहाँ पे दिखाते हैं Schottky defect, all that crystals will also show here epicenter type also. So I will write these things here. Yes, when sodium chloride crystal is heated in the vapors of sodium, then yes, क्या हो जाएगा यहाँ पे? Cl minus get diffuse at the surface will react with sodium to form NaCl and also electron given by sodium. ठीक है. The electron occupies, yes, anion vacancy called as epicenter, or we can say here color center. ठीक है. Then the next point we have to write here, color of the crystal is due to the excitation of electrons from one energy level to, or you can say lower energy level to higher. Obviously आपको पता है इसके बारे में, तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहूंगा. बस color of the crystal is due to the excitation of electron by absorbing energy. Intensity of color depends on number of absenters. ठीक है. This defect is similar to Schottky defect. Schottky defect. ठीक है. तो ये होता है सिमिलर विद द Schottky defect. लेकिन यहाँ पे समझना ये है हमको, इन केस ऑफ Schottky defect मालूम है यहाँ पे क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिस हो जाएंगे, बल्कि यहाँ पे कैटायंस एनायंस इक्वल नंबर में मिस नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पे एनायन गायब हुआ है और इसका जो पोजीशन है ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है. अदरवाइज दे आर सिमिलर बट नॉट द सेम एग्जैक्टली. ठीक है ना. सो नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक. और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, लेट मी टेल यू हियर वन मोर थिंग. यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ये कैसे होगा? यस, द नॉन स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ Na 1 + x
and or we can write here Cl only 1, या फिर आप इसको Na लिख सकते हो 1 एंड Cl को 1 माइनस x भी यहां पे लिख सकते हो। आया समझ में? ठीक है, पुट डाउन दिस थिंग्स। Now the next part is here, electrical properties of the solids. Students, you know that solids they are of varied nature. जैसे इनका होता है nature, at the same time they will also having different behavior regarding the electrical conductivity. लेकिन क्या होता है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अगर हम यहाँ पे कहेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ as well as resistance of the conductor is inversely proportional to the area of the cross section of the conductor. ठीक है, तो लेंथ जितना ज्यादा होगा किसका, ऑफ द कंडक्टर, और जितना कम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस। आई समझ में बात? Resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the cross section. That's why I will write here resistance is directly proportional to the L upon A. Therefore हम A जो साइन है इसको निकाल देंगे। Therefore R is equal to, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एक कांस्टेंट, वो है यहाँ पे रो। R is equal to रो into L upon A। क्या है यहाँ पे ये रो? रो is nothing but the constant that is known as a resistivity। ठीक है, तो देखिए if L is equal to 1, I mean 1 मीटर अगर है उसका लेंथ, एरिया अगर है इसका 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पूरा 1। एट दैट टाइम वी कैन से हियर R इज इक्वल टू रो। रेजिस्टिविटी समझना जरूरी है अगर आपको ये समझना है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट area of I mean 1 meter square area of cross section, or I will say better here, resistivity of the conductor is the resistance of the conductor of 1 meter length and 1 meter square area of cross section। तो ये हो जाएगा the term resistivity। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो रो इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, R इंटू A। ठीक है ना, R रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन हो जाएगा यहाँ पे L। R होता है रेजिस्टेंस मेजर इन द यूनिट ओहम, एरिया हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में, लेंथ हम यहाँ पे मेजर करेंगे मीटर में। तो मीटर स्क्वायर गया, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे मीटर गया, आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा ओहम एंड मीटर। सो ओहम मीटर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। एंड नाउ लुक एट दिस, द टर्म कंडक्टिविटी क्या होता है फिर, इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो आई विल राइट हियर, इसके लिए सिंबल होता है वैसे के फॉर कप्पा, KAPPA कप्पा, एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। सो 1 अपॉन रो, रो जो है वो होता है उसका यूनिट ओहम एंड मीटर। तो ऑब्वियसली द यूनिट फॉर conductivity will be equal to per ohm per meter। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, पर ओहम पर मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज नथिंग बट अबाउट द कंडक्टिविटी, इट इज नथिंग बट द reciprocal of the resistivity, that is called as a conductivity। okay, so this thing we should know। now solids जो होते हैं या फिर कोई भी अगर ले लो सब्सटेंस, उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होना है तो दो चीज़ों की होती है ज़रूरत।
एक तो चाहिए फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर चाहिए फ्रीली मूविंग आयंस. ओके, तो यू नो दैट इन केस ऑफ द solutions of the acids, bases or salts, when there is the presence of cations and anions, or then we can call them as electrolytes. Those solutions which can conduct electric current, they are known as electrolytes, while those who do not, they are known as non-electrolytes. In case of metals, there is the presence of freely moving electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, कैरी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को. सो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्रीली मूविंग आयंस ही होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड्स की, तो इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में. ये होते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एज वेल एज सेमी कंडक्टर्स. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इनका जो रेंज है, रेंज ऑफ द कंडक्टिविटी, ये आता है 10⁴ to 10⁷ पर ओहम पर मीटर में. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये जो यूनिट है ये होता है इसका ओहम मीटर, लेकिन जैसे ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू नो दैट K, इफ यू सी हियर, K इज इक्वल टू 1 अपॉन ओहम मीटर. तो ये अगर आएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा इसका पर ओहम एंड पर मीटर. K का सिंबल यहाँ पे छोटा होना चाहिए, स्मॉल k should be there, K for kappa. Okay, that is nothing but the unit of the conductivity. This thing we have to remember. ठीक है. So in case of this, you know, conductors, we can say उनका जो रेंज है ये होता है 10⁴ to 10⁷ के बीच में. ओके, सो इसमें आएंगे ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द मेटल्स. ठीक है ना, इसके रेंज में यहाँ पे आ जाएंगे. देन द यू नो सॉलिड्स जिनका बहुत कम होता है, दे आर हैविंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स. इनका जो रेंज आएगा ये है 10⁻20 to 10⁻10 पर ओहम पर मीटर की रेंज में. इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं नॉन मेटल्स. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स दे विल कम इन दिस पार्ट. इसी के साथ में मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अभी आपको पता है क्या होते हैं, तो ये भी इनमें आएंगे. दे विल आल्सो इंक्लूड इन द इंसुलेटर्स. एंड द थर्ड वन इज नथिंग बट द सेमी कंडक्टर्स. इनका अगर आप देखोगे, दे हैव द कंडक्टिविटी रेंज in the order 10⁻6 to 10⁻4 पर ओहम पर मीटर में. तो इनके बीच में आते हैं ये. दे आर नोन एज अ सेमी कंडक्टर्स बिकॉज दे कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट ओनली एट हायर टेम्परेचर्स. तो यहाँ पे क्या आएंगे इनके एग्जाम्पल्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है ये यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे इन द पार्ट ऑफ द सेमी कंडक्टर्स. ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी अबाउट द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द बैंड थ्योरी फॉर द यू नो देयर कंडक्शन बिहेवियर. तो बैंड थ्योरी से हम लोग यू नो वो डिफाइन करेगा सब्सटेंस को और डिटरमाइन करेगा कि कौन सा सब्सटेंस होता है इंसुलेटर, कौन सा होगा कंडक्टर और कौन सा होगा सेमी कंडक्टर. लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, आई होप दैट today's topic you understand properly. See you in the next lecture. Goodbye.